तो डायरेक्टिव मीन्स डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शंस. सो बेसिकली these principles are constitutional direction, constitutional instruction. किसको? स्टेट को. सो व्हेन स्टेट इज मेकिंग पॉलिसी, व्हेन स्टेट इज इनेक्टिंग लॉज, इन प्रिंसिपल्स को आपको ध्यान में रखना है. ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज. ओके, अब देखो सर बी एन राव जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये इनका सजेशन था कि राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, इनको हमें दो पार्ट में डिवाइड करना चाहिए. जस्टिशिएबल राइट्स एंड नॉन जस्टिशिएबल राइट्स. एंड दिस वाज एक्सेप्टेड बाय ड्राफ्टिंग कमिटी हेडेड बाय डॉक्टर अंबेडकर. और फिर पार्ट 3 हमें मिलता है सेट ऑफ जस्टिशिएबल राइट्स लीगली इन्फोर्सिएबल. एंड पार्ट 4 दिस इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो कि नॉन इन्फोर्सिएबल हैं, नॉन जस्टिशिएबल हैं. तो इन केस ऑफ वायलेशन आप कोर्ट्स में नहीं जा सकते हो, है ना. दिस इज द मीनिंग. सो दिस वाज द सजेशन ऑफ सर बी एन राव. अब क्वेश्चन आता है कि इनको नॉन जस्टिशिएबल क्यों बनाया गया. तो देखो जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये बात करते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की. यहां से हमें क्या मिलता है? पॉलिटिकल राइट्स हमने डिस्कस किया हुआ है. एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बात करते हैं सोशल इकोनॉमिक राइट्स की या डेमोक्रेसी. तो काफी सारे राइट्स हैं यहाँ पे, बट उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए यू नीड व्हाट? पैसा, फाइनेंशियल रिसोर्सेस. एंड हम लोग जस्ट आज़ाद हुए थे, इतना पैसा था ही नहीं. तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज वो एक बहुत बड़ा इशू था. एंड दूसरी बात, द डाइवर्सिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन, वो भी एक बैरियर थी. बिकॉज जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया तो किस किस को समझाओगे कि व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड. सो डाइवर्सिटी वाज अगेन एन इशू. तो इन्होंने एक प्रेगमेटिक सोल्यूशन अपनाया कि ठीक है बना देते हैं, नॉन इन्फोर्सेबल कर देते हैं. एंड पार्लियामेंट अपने हिसाब से जब उसको लगता है कि वी हैव फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अब समय आ गया है, तो वो फिर इनको इन्फोर्स कर सकती है बाय मेकिंग लॉज. ओके, सो दिस इज प्रपोजल ऑफ सर बी एन राव, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. तो इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यू विल फाइंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, आर्टिकल नंबर 36 to article number 51. all these articles are very very important. okay, तो on tips होना चाहिए कि this principle is the directive principle. okay, because confusion होता है कि this is directive principle और fundamental right और fundamental duty. तो ये चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए. we have borrowed this feature from Irish constitution. और इन लोगों ने कहां से बोरो किया था? फ्रॉम स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट. एंड दीज आर नोवेल फीचर्स अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अंबेडकर. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव. ओके, डायरेक्टिव प्रिंसिपल प्लस फंडामेंटल राइट, दिस कंटेन द फिलोसॉफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. ओके, अब देखो दे ऑल्सो रिजेंबल द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कहां पे था? इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. बट एक डिफरेंस है. डिफरेंस ये था कि इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस थे ये किसके लिए थे? गवर्नर जनरल के लिए, गवर्नर्स के लिए, बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट. बट हमारे यहां पे ये किसके लिए हैं? एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के लिए. ओके, सो दिस इज द डिफरेंस. तो ये चीज आपको
समझ में आनी चाहिए। एंड अकॉर्डिंग टू ग्रेनविल ऑस्टिन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड फंडामेंटल राइट्स दे आर द कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दिस शोज द इम्पोर्टेंस, है ना, कितने इंपॉर्टेंट हैं फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। आगे बढ़ते हैं। अब देखो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। देखो, दे डिनोट्स द आइडियल दैट स्टेट शुड कीप इन माइंड while formulating policies and enacting laws. ठीक है, तो these are constitutional direction, constitutional instruction कि भाई whenever you are making any law, any policy, तो try to implement these principles. Okay, try to implement these principles because they are constitutional instruction, recommendation to the state in legislative, executive and administrative matters. And why these principles are important? Because ये बात करते हैं वेलफेयर स्टेट की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अगर किसी के मन में डाउट है कि वेलफेयर स्टेट क्या होता है, तो क्या करो, इंप्लीमेंट दीज प्रिंसिपल्स, वही होता है वेलफेयर स्टेट। एकदम आसान भाषा में, ओके, एकदम आसान भाषा में, ओके, and not of a police state, and they seek to establish economic and social democracy. और यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स वो बात करते हैं किसकी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की। तो ये डिफरेंस है, फंडामेंटल राइट्स दे आर इन्फोर्शिएबल, दे आर लीगली जस्टिशिएबल, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। ओके, तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो आपको समझ में आने चाहिए। ओके, और क्या फीचर्स हैं? दे आर नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर। ओके, ये तो हमने बात कर ली। दे हेल्प द कोर्ट्स इन एग्जामिनिंग एंड डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ ए लॉ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हमने देखा था 39B और C को इंप्लीमेंट करने के लिए, हाँ, 1419 they will not be a challenge. Okay, so directive principles, they help the courts in examining and determining the constitutional validity. means अगर कोई लॉ है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट करने जा रहा है, ओके, सो दैट विल डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ ए लॉ। ओके, they impose a moral obligation. Why moral? Because it is the duty of state. It is the duty of state. ये आपका कर्तव्य है ना? So they impose moral obligation, but the real force behind them is political. देखिए, बेसिकली जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, आपको चुनाव जीतना है, एंड चुनाव आप जीतते हो आपके प्रोमिसेस के बेसिस पे। तो अगर ये आपके प्रोमिसेस हैं तो डेफिनेटली आप चुनाव जीतोगे, और अगर नहीं तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। सो दिस इज बेसिकली योर पॉलिटिकल मैनिफेस्टो, बिकॉज दीज प्रिंसिपल्स दे टॉक अबाउट वेलफेयर स्टेट, और वही तो हम लोग बात करते हैं। सो द रियल फोर्स बिहाइंड देम इज पॉलिटिकल। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इन डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ एनी लॉ, इफ ए कोर्ट फाइंड्स दैट जो लॉ है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट करने जा रहा है, इट मे कंसिडर सच लॉ टू बी रीजनेबल इन रिलेशन टू आर्टिकल नंबर 14 एंड 19, और वो वैलिड माना जाएगा। तो ये हम लोगों ने देखा ही है। ओके, सो दीज आर द फीचर्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब इस क्वेश्चन को देखिए, दिस वाज आस्क्ड इन ईयर 2017। With reference to the Constitution of India, directive principles of state policy constitute limitations upon legislative function, executive function. Limitation नहीं है ना? Because they are non-enforceable. So D for Delhi will be the right answer. Neither 1 nor 2 will be the right answer. Okay? Now, अब देखो, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है
इनको यू कैन कैटेगराइज, यू कैन क्लासीफाई इन 3 कैटेगरीज: सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, गांधीयन प्रिंसिपल्स एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। देखो ये जो कैटेगराइजेशन है दिस इज नॉट गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, तो ये जो कंटेंट है इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल उसके बेसिस पे वी कैन क्लासीफाई, है ना, सो दिस इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यूपीएससी क्वेश्चन आपसे कैसे पूछता है, एक तो पूछेगा फीचर्स को लेके, ओके, कि व्हाट आर द फीचर्स। एक पूछता है कि विच प्रिंसिपल इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल, विच वन इज नॉट। थर्ड पूछता है विच वन इज सोशलिस्टिक, विच वन इज गांधीयन, विच वन इज लिबरल इंटेलेक्चुअल। एक पूछता है कि विच प्रिंसिपल वॉज एडेड बाय विच अमेंडमेंट। सो अमेंडमेंट आपको याद रखना होगा। तो इन सब बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, और इसी लाइन पे हमें प्रिपरेशन करनी है, ओके। तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, हाँ, बेसिकली जो बात करते हैं आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म, वो क्या है, वेलफेयर स्टेट, इक्वलिटी, है ना, डिग्निटी, इसकी जो बात होती है। गांधीयन प्रिंसिपल्स जो बात करते हैं स्वराज, जो बात करते हैं स्वदेशी, जो बात करते हैं सर्वोदय। सो दीज आर गांधीयन प्रिंसिपल्स। एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल जो बात करते हैं आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म, मींस दिस इज इंडिविजुअल सेंट्रिक, इंडिविजुअल सेंट्रिक। यहां पे फोकस किस पे होगा, राइट्स पे, है ना, लिबर्टी एटसेट्रा। सो दीज आर आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। तो इन 3 कैटेगरी में यू कैन क्लासीफाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आर्टिकल नंबर 36 की। तो भाई स्टेट का मतलब क्या है, स्टेट का मतलब वही है जो आर्टिकल नंबर 12 में हमने देखा इन फंडामेंटल राइट्स, ओके। द स्टेट हैज द सेम मीनिंग एज इन पार्ट नंबर 3। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शन टू स्टेट, और स्टेट में वही सब चीजें आएंगी, ओके। अब आर्टिकल नंबर 37, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। तो कॉन्स्टिट्यूशन खुद बोलता है थ्रू आर्टिकल नंबर 37 कि द प्रोविजंस कंटेन्ड इन दिस पार्ट नंबर 4, दे शैल नॉट बी इन्फोर्सिएबल बाय एनी कोर्ट। तो अगर इनका वायलेशन होता है, कोर्ट वो आपको एंटरटेन नहीं करेंगे, ओके। सो दे आर नॉट इन्फोर्सिएबल, but they are very very important principle, and they are fundamental in the governance. They are basic principles, they are fundamental in the governance, and it shall be the duty of the state, okay, it is the duty of the state to apply these principles in making laws. So moral sanction है, but the real force is political. So constitution खुद बोलता है आर्टिकल 37 के थ्रू कि दे आर नॉन इन्फोर्सिएबल बट फंडामेंटल प्रिंसिपल इन द गवर्नेंस, एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉज। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 37। इस क्वेश्चन को करिए, यह क्वेश्चन पूछा गया था इन 2020। With reference to the provisions contained in part 4 of the Constitution, which of the following statement are correct? They shall be enforceable by court. So part 4 means the directive principle, और हमें पता है कि they shall not be enforceable by the court. The principle laid down in this part are to influence the making of law. एकदम सही बात है, because it is the duty, they are fundamental principle. So सही जवाब क्या होगा, 2 and 3. So D for Delhi will be the right answer. D for Delhi will be the right answer. Okay, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन पूछा गया था इन 2015। तो यू कैन सी हाउ इंपॉर्टेंट दिस चैप्टर इज।
द प्रिंसिपल्स स्पेल आउट सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, एकदम सही बात है. द प्रोविजंस कंटेन्ड इन दीज प्रिंसिपल्स आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, सही बात है. ठीक है, सो करेक्ट पूछा है. सी फॉर कैलकाटा विल बी द राइट आंसर. बोथ 1 and 2 विल बी द राइट आंसर. आगे बढ़ते हैं. एक और क्वेश्चन पूछा गया. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल फॉर गवर्नेंस, तो आर्टिकल नंबर 37 है ना. सो दिस इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल, तो ये फंडामेंटल है, तो दिस विल बी द राइट आंसर. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. To have crystal clarity on various such concepts and prepare comprehensively in right direction for prelims 2024, join our prelims enrichment program. The links are given below in the description.